आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल मकसूदा जालंधर। सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जालंधर व इसके आसपास के कस्बों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। शुरू में यह 50 बेड वाला एक हॉस्पिटल था जो अब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदल चुका है। इस अस्पताल की शुरुआत डॉक्टर सीनियर लॉरेंस के द्वारा की गई, जो कि बेहद एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थी। उन्होंने अब MBBS और MD जर्मनी से की। उनके मन में भारतीय लोगों की सेवा की इच्छा थी। इस अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी, लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, एक्सरे और एक 24 घंटे काम करने वाला इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी। यहाँ पर हर तरह के जरूरी इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध हैं। ये अस्पताल आज एक 170 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। हमारी टीम ने यहाँ कार्यरत डॉक्टर्स से बातचीत की। आइए जानते हैं उनसे सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल के बारे में। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो पिछले लंबे समय से सेवा दे रहा है। हमारी मुराद है सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, जो हार्ट ऑफ जालंधर में स्थित है। और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के MD मैडम, यहाँ के डायरेक्टर मैडम, जो सेवाएं ये अपनी दे रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। मैडम, जिस तरीके से जो यहाँ पवित्रता की वाइब्रेशन चलती हैं और जिस तरीके से सेवा इस हॉस्पिटल में हो रही है, और क्या कहना चाहेंगे आप कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा आशीर्वाद है इस हॉस्पिटल को, और जो पेशेंट आते हैं वो बीमारी से डॉक्टरों के साथ तो ठीक होते हैं, लेकिन एक पवित्रता की वाइब्रेशन है वो भी यहाँ रहती हैं, जिसके साथ पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाती है। इसके लिए मैंने ये बोलना चाहती है, हम हॉस्पिटल शुरू किया था 85 में, 1985 में शुरू किया था। इसकी मतलब अभी 36 साल हो गया। हम 50 बेड से ये हॉस्पिटल शुरू किया था। अभी हमारे पास 200 बेड से। सो हमने शुरू करने का टाइम हमारे पास सिर्फ 4 डिपार्टमेंट था। अभी हमारे पास लगभग 20 डिपार्टमेंट से। सो मैं ये देखेगा तो खुदा का, ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस है, एक पावर है, एक लीडिंग है। यही हमको जहाँ तक पहुँचाया। फिर वाइब्रेशन की बात करेगा तो हमारे हॉस्पिटल में हमारा एक चर्च है। चर्च में सुबह से 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हमारा कोई एक स्टाफ तो अंदर ज़रूर बैठ के जो पेशेंट हमारे पास आते उसके लिए दुआ करते हैं। ये कई टाइम 10-12 स्टाफ भी बैठते होगा, कई टाइम 1, 2, 3 होते हैं। हम भी हमारी काम शुरू करने से पहले वही चर्च में बैठ के 1 घंटे इधर का हमारा पेशेंट के लिए प्रेयर करने के बाद ही हम हमारा ड्यूटी शुरू करते हैं। सो हमारा हर एक स्टेप में हम यही सोच सकता है, खुदा का एक गाइडेंस जरूर हम फील करते हैं। कई टाइम बहुत पेशेंट्स मेरे से ऑफिस में आके कई टाइम बोलते हैं, सिस्टर जी इधर अंदर आने का टाइम हम हॉस्पिटल का एक फीलिंग्स नहीं आते, हमको एक खुदा का घर में आने का वो एक वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको मिल रहे इधर से। ये मेरे को भी मेरा ज़िंदगी में हर एक स्टेप में खुदा का ये एक गाइडेंस आई कैन फील, मैं फील करते भी है। वो मेरे को आगे कैसे हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट ऐड करना, वो ऐड करने का भी हमेशा एक सोच वो ही देते। वो मेरे को कैसे हमको गाइड करते, उसके अनुसार हम एक डिपार्टमेंट भी ऐड करते हैं। जहाँ हमने कुछ इक्विपमेंट लेना वो भी उनका गाइडेंस से लेते हैं। कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देना, वो हमेशा हमारा विश्वास यही है, जीसस ने हमको अच्छा से गाइड करके जो अच्छा डॉक्टर्स को भी दे के देते हैं, स्टाफ को भी दे रहे हैं। हर गाइडेंस हर स्टेप में जीसस हमको करते हैं। एंड सर, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस हॉस्पिटल में? मेन जैसे ये एक केंद्र बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि हिमाचल से भी पेशेंट आ रहे हैं, हरियाणा से भी पेशेंट आ रहे हैं, पंजाब के पेशेंट्स आ रहे हैं,
तो ये हार्ट ऑफ दी पंजाब हिमाचल का बना हुआ हॉस्पिटल है और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दूर दूर से आकर सेक्रेड हार्ट में आ रहे हैं। जैसे आपने बताया कि इसका जो सफ़र है वो 85 से शुरू हुआ था, 36 ईयर्स में जैसे 100 से 50 से 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया। और उसके साथ साथ जो मरीज़ ठीक हुए हैं, जितने यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि ये हॉस्पिटल बिल्कुल ऐड से परा है, कोई यहाँ पर ऐड नहीं होता है, कभी हमने इसका बैनर नहीं देखा हुआ कि कहीं पर बैनर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब कि पेशेंट टू पेशेंट फ्लो जैसे सेवा कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर्स हमारे बढ़िया यहाँ सेवाएं उनकी हो रही हैं, तो आगे से आगे इनकी जो है बन रही है चेन, और उसी चेन से ये 50 से 200 बेड बन गया। क्या कहते हैं? हम अभी तक हमारा हॉस्पिटल का 36 साल का हिस्ट्री में हम कोई पीआरओ को अभी तक हमने लगाए नहीं। हमारा कोई पीआरओ नहीं है, ना हमने कोई इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का हमारा कोई ये नहीं है। हमारा जो भी है, जो पेशेंट टू पेशेंट जाते हैं, अभी हमारे पास कार्डियक सर्जरी है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, एंड्रोक्राइनोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी, सभी ऑलमोस्ट हमारे पास 10 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स है। फिर गायनी है, ऑर्थो है, पीडियाट्रिक्स है, स्किन है, दंदल है, मेडिसिन का 2 डिपार्टमेंट है, और ऑलमोस्ट हमारा ईएनटी है, आई डिपार्टमेंट है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में 2-2 डॉक्टर्स भी हैं। सो पेशेंट को भी एक डॉक्टर नहीं छुट्टी पर है तो भी ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट में दूसरा डॉक्टर है, इसलिए पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट लेके जा सकता है। सो ये मैंने आपको पहले बोला, इट इज़ ए ग्रेजुअल ग्रोथ, धीरे 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 हम डिपार्टमेंट भी, हॉस्पिटल भी ये बढ़ते। अभी हमारे पास साइकेट्रिस्ट का बिना बाकी पूरा डिपार्टमेंट वो चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के जो एपिडेमिक था और अभी सेकंड वेव जैसे शुरू हुई है 21 में, हम देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल अपनी सेवाएं, चाहे एमडी मेडिसिन की बात कर लें, चेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो पूरी मुस्तैदी के साथ अटैच है। और यहाँ वेंटिलेटर्स की बात कर लें, यहाँ आईसीयू की बात कर लें, तो हर जो फैसिलिटी है वो पेशेंट को यहाँ कोविड-19 के एपिडेमिक में पहले भी मिली थी और अब भी आप लोग उसके लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहिए? कोविड जब शुरू हो गया, डीसी ने हमको बताया आपने कुछ आईसीयू बेड, 8 आईसीयू बेड हमसे पहले पूछा था, वो तो हमने उसी टाइम 8 बेड से हमने शुरू किया। आईसीयू का 8 बेड से थोड़ी देर के बाद में हमको बोला आपने थोड़ा और आईसीयू बेड इंक्रीज़ कर लो, फिर हमें वो 16 कर दिया। फिर डी ऑफिस से हमको फ़ोन आया थोड़ा और बढ़ा दो। अभी हमारे पास 24 आईसीयू का बेड से, बाकी करीबन 30-35 बेड से लेवल 2 का, इसकी मतलब ऑक्सीजन है, बाकी सपोर्टरी सिस्टम के साथ जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी हमारा कोविड में ट्रीटमेंट के लिए सबसे बड़ी बात यह है हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट है। तो मेरे ख्याल में पल्मोनोलॉजी का डीएम किया एक ही डॉक्टर जलंधर में, वो डॉक्टर हमारे पास है, डॉक्टर आशुतोष। सो ये भी इधर है। इसलिए क्या होता है, जो ट्रीटमेंट कोविड पेशेंट को सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास डॉक्टर है, देन डॉक्टर नितिन है, हमारे फिजिशियन है, ये दोनों मिलके मैक्सिमम पेशेंट्स को वो दोनों मिलके हैंडल कर रहे हैं। हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा पेशेंट कोविड का दाखिल है, उसमें करीबन टोटल स्टाफ देखेगा तो 45-50 स्टाफ नर्सेस वर्किंग ओनली इन द कोविड डिपार्टमेंट। सो राउंड द क्लॉक हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी है, जो केयर चाहिए वो मैक्सिमम हम दे रहे। ये तो एक आज का एक टाइम का एक नीड है। सो हम जितने हम कर सकता उतना हम उसके लिए डेडिकेटेड टीम काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास नियर अबाउट 50-50 पेशेंट्स हैं। जो भी सरकारी सहूलतें हैं जिनके साथ पेशेंट चलते हैं, ईसीएच की बात कर लें, पाइकनेया की बात कर लें, आयुष्मान की बात कर लें, तो यहाँ एक अलग से सेल बने हुए हैं जिसके साथ कि पेशेंट को आकर यहाँ खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता, उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं और उन्हीं डिपार्टमेंट से वो विजिट करता है और उसको बिल्कुल ईजिली वो जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल हो जाती हैं। ईसीएचएस का पेशेंट है, ईएसआई का पेशेंट है, आरसीएफ का पेशेंट है, वैसे एनवायरनमेंट का बहुत डिपार्टमेंट चलते हैं। वो भी हर एक डिपार्टमेंट का जो अपना अपना कानून के अनुसार
जो पेशेंट को हम इधर एक सेल बनाया हुआ है, वो पेशेंट के लिए जो भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, और उधर एक रूम नंबर 138 है, वहाँ स्टाफ भी ट्रेंड स्टाफ भी है, जब भी शुरुआत से लेकर अभी तक वही स्टाफ काम कर रहे हैं। वो हमेशा उसका जितने डेडिकेटेड सर्विस गाइडेंस दे सकता वो तो दे रहे। फिर हमारे एक ये है पॉजिटिविटी ये है, हम कभी भी कोई पेशेंट का, ये कैश पेशेंट हो, क्रेडिट पेशेंट हो, ECHS हो, RCF हो, कोई भी हो, हमारी तरफ से कभी हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करते। हम कैश पेशेंट को भी, क्रेडिट पेशेंट को भी, सभी को भी हमारा ट्रीटमेंट भी, खाना रहना पीना हर चीज़ हम एक ही जैसे देते हैं। यह नहीं है क्रेडिट पेशेंट है उसका हमने कुछ सेपरेट ट्रीटमेंट का एक डिफरेंस नहीं करना है। हर पेशेंट को हमने एक ही आंखों से देखना, एक ही जैसे ट्रीटमेंट देना, एक ही जैसे जो भी वो पैसा कम हो ज़्यादा हो उस हर चीज़ एक ही जैसे हम करते हैं, उसमें हमारा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज समय दिया, और हम चाहेंगे कि ऐसे चैरिटी पर्सन जो सेवा कर रहे हैं और भगवान से जैसे वाइब्रेशन पवित्रता की आ रही है, 1 घंटा जैसे आप बता रहे हैं, और सारा दिन जो प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर सेवाएं जो हैं देने के लिए डॉक्टर भी मोटिवेट होते हैं, और पेशेंट्स के लिए भी ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतना अपने कीमती टाइम उठा के अभी इधर तक आया, हमारा ये पूरा लेने में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए भी प्रेयर करते रहेंगे, बाकी सभी दुनिया के लिए। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੋਤ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਸਟਰੋ ਸਰਜਨ ਔਰ ਗੈਸਟਰੋ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਸਟੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੈਸਟੋ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦਾ ਜੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਸਮੈਟਿਕਲੀ ਬਟ ਈਵਨ ਰੈਡੀਕੈਲਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀਕੈਲਿਟੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਰੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਪੱਕਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਰੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਈਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਤੜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਵੇਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਇਕੱਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਬਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਜਦ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਜੀਨੋਟਾਈਪ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗੋਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, BP ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਸੋਰਾਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਰਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਰਡੀਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਲੋ ਡੰਬਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਥੋੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ। ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟਰੀ ਹੈਬਿਟ, ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਸੀ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ BC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ C ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਤੇ C ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਹੈਪੇटाइटिस C ਦੀ ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होती थी, सरकार ने एटलीस्ट काफ़ी कॉस्ट घटा। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि आजकल जैसे आजकल जिदा आप देख सकते हैं कि जंक फूड्स और अभाव है एक्सरसाइज का, कोविड-19 करके लोगों को बाहर निकलना भी थोड़ा जिहा मुश्किल लग रहा, ग्राउंड जाना, जिम जाना, की कहना चाहोगे कि एज ए तुसीं गैस्ट्रिक सर्जरी के माहर हो, गैस्ट्रिक वाले डॉक्टर हो, की कहना चाहोगे कि किस तरीके नाल साडे मतलब लोगों को जंक फूड भी नहीं छड्ड सकते, साडे बच्चे भी नहीं छड्ड सकते, आजकल वो चीज़ां भी हो गई भी रेडीमेड का खाना हो? देखो, साडे बॉस कहते सी जिहड़ा बंदा अपने जुबान का गुलाम हैगा ओहदा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुहानूं जुबान ते ताला लाना पैना।
जब तक डाइट सही तरीके ਨਾਲ नहीं करूँगा तब तक ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ नहीं रह ਸਕਦੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਿਜਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਰਮੋਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਸਮਝ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈਬਿਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਅਟੈਕ। ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर साहब एंडोक्राइन में क्या क्या सेवाएं सेक्रेड हार्ट में आप दे रहे हैं? मुझे सेक्रेड हार्ट में काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। मैं एक एंडोक्राइनलिस्ट हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है हार्मोन्स की समस्याएं। इसमें सबसे मेन बीमारी आती है शुगर की। शुगर की जो प्रॉब्लम होती है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है, इसलिए हार्मोन संबंधित बीमारी होती है। तो ज़्यादातर मेरे मरीज जो होते हैं यहाँ पे शुगर के होते हैं। इसके अलावा और हार्मोन प्रॉब्लम जैसे थायराइड की, पीरियड्स की प्रॉब्लम लेडीज़ में होती हैं, बाकी ग्रंथियों की प्रॉब्लम जैसे एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, उनकी समस्याएं भी हम जो है लगभग रोज़ यहाँ पे देखते हैं। एंड ऐसा पीसीओडी जिसका एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या कहना चाहिए, कई बार ये इनफर्टिलिटी का भी कारण ये पीसीओडी से बन जाती हैं और आजकल इसका एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम में हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे, और ये मुख्यतः 15 से लेकर के 45 साल की एज ग्रुप में लेडीज़ में होती है। लगभग इस उम्र की 5% लेडीज़ को, यानी कि हर 20 में से एक लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी का मतलब है उनको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि बाद में उनको फर्टिलेटेड यानी कि बच्चा होने की प्रॉब्लम भी रहती है। ऐसे में इलाज में मुख्य तरह से हम इनको हार्मोन से ट्रीट करते हैं। इनके पहले टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद हार्मोन से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब शादी होने के बाद बच्चा चाहते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट को भी साथ में इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन दवाइयों के साथ इसमें काफ़ी फर्क और आराम रहता है, और प्रेगनेंसी भी दवाइयों के साथ पॉसिबल है। थायराइड जिसका एपिडेमिक और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और आजकल कई लोग सूख रहे हैं, कई लोग मोटे हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं चलता मतलब क्या कारण है, और वो बहुत लेट स्टेज पता चलता है कि वी आर इन्फेक्टेड विद थायराइड। जहाँ तक थायराइड समस्या की बात है, मुख्यतः 2 तरह की थायराइड समस्याएं होती हैं। एक होती है कम हार्मोन बनना, एक होती है अधिक हार्मोन बनना। जो मोटापे से संबंधित है उसमें कम हार्मोन बनते हैं, और जिसमें आदमी ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है, वजन गिर जाता है, घबराहट होती है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनते हैं। इसमें जो पहले कम हार्मोन की जो समस्या है हाइपोथायराइडिज्म, वो मेनली पहले आयोडीन की कमी की वजह से होती थी, लेकिन आजकल ये एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं जो हार्मोन बनना कम कर देते हैं। वैसे ही अधिक हार्मोन की समस्या कई बार गांठ की वजह से भी संबंधित हो सकती है। इसमें काफ़ी बार तो दवाइयों से इलाज पॉसिबल है, लेकिन कई बार इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। डॉक्टर आपका धन्यवाद, आपने मुझे थैंक यू।
मैडम सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। डाइटिशियन का मतलब, डाइट का मतलब यही नहीं है कि आपने कम खाना है, डाइटिंग करनी है, क्या कहना चाहेंगे एज ए डाइटिशियन आप? डाइटिशियन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम घट खाओ या फिर मतलब रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होंगी, बस तुम अपनी डाइट को बैलेंस करना होता है, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मेनटेन करके चलो, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स कवर करने जरूरी होते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब एज ए एमडी मेडिसिन जो आप सेवाएं दे रहे हैं सैक्रेड हार्ट में, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे सारी तरह की मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट, छाती के रोगों की ट्रीटमेंट, कोविड के पेशेंट्स हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, हर तरह के बुखार की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गठिए के मरीजों को भी मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले काफ़ी हद तक देख रहे हैं। तो इस तरह की सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लोग अभी भी मतलब जिस तरीके से कोरोना का एपिडेमिक बढ़ा है, आज 2 लाख से भी ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अब हमें समय आ गया कि जिस सोशल डिस्टेंस और वो जो चीज़ें पहले हमने पिछले साल मार्च में शुरू की थी, उन चीज़ों को दोबारा से पूरी तरह से मुस्तैदी से हमें उनको अपनाना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग डेफिनेटली कम हो गया है और उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाती। अल्टीमेटली ये रुकेगा तो वैक्सीनेशन से ही, पर जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाते तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और जो भी 45 से अबव वाले लोग हैं जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये सारा पैंडेमिक हम कंट्रोल कर सकें। टेक्नोलॉजी जी, जैसे जैसे शुगर, हार्ट अटैक इनका एपिडेमिक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही किडनी के ऊपर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं सैक्रेड हार्ट में, एक ऐसा हॉस्पिटल जो मोहरी हॉस्पिटल है सेवाओं में, क्या कहना चाहेंगे? मरीजों को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए कि शुगर जो है वो कंट्रोल करें। शुगर जो है यदि इनिशियल स्टेजेस में कंट्रोल की जाए तो किडनी की जो बीमारियां हैं उसको कहीं ना कहीं हम एक लेवल पे रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि शुगर की बीमारियों के क्या लक्षण हैं। कभी जैसे शुगर की बीमारी इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि शुगर जब बढ़ जाती है तो उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो इससे पहले पता चलता है कि शुगर की बीमारी बढ़ रही है। तो उसके लिए हमेशा चाहिए कि सबसे पहले नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन जरूर ली जाए। नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यदि इनिशियल स्टेज में शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे तो आगे किडनी की जो बीमारियाँ हैं वो किसी एक लेवल पे हम थोड़ा सा उसको स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं। शुगर की बीमारी के लिए जो किडनी के जो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं वो होते हैं, जैसे प्रोटीन आ रहा है पेशाब में, तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले जब पेशाब में प्रोटीन आना, मुंह में स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग होना, ये सब चीज़ें जब लक्षण शुरू हो जाएं तो आप जल्दी से जल्दी जो है नेफ्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकती है। डॉक्टर साहब, अगर मरीज को डायलिसिस के लिए जब हम लोग बोलते हैं और वो लोग उसमें भी डिले कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि डायलिसिस पे आजकल बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है और उसमें लोग 20-20 साल, 25-25 साल जो है सर्वाइवल रेट है उसका, वो बात नहीं है कि जब डायलिसिस होना शुरू हो गया और बंदा गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, जैसे जैसे मशीनरी नहीं आई है, क्या करें? देखो, डायलिसिस से अफवाहें ज़्यादा हैं। डायलिसिस को ये नहीं समझना चाहिए कि डायलिसिस से हमारे साथ ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। डायलिसिस एक तरह की एक मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जो बेसिकली शरीर के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को निकालती है। अब जैसे कि हमारी किडनीज जो हैं वो 24 आवर्स वर्क कर रही हैं, तो पूरे शरीर में जब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको किसी न किसी ढंग से वो अपने फिल्टर की वे में निकाल रही है। अब जब किडनी नहीं काम कर रही है तो हमें कहीं ना कहीं तो उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालना पड़ेगा। तो उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालने के लिए हमें किसी न किसी ढंग से फिल्टर करना पड़ेगा, जिसे हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जो कोरोना का एपिडेमिक है और आप पल्मोनरी वाले डॉक्टर्स, एमडी मेडिसिन, जिस तरीके से लोगों के साथ सेवाएं में लगे हुए हैं, और ये हॉस्पिटल
ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है कि एक तो सेक्रेड हार्ट नाम वैसा सेवा वाला और डॉक्टर आशुतोष धनोका जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की है, क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना के एपिडेमिक में जब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, लोगों को श्वास से चढ़ रहे हैं, पल्मोनरी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए अभी जग जाहिर है कि ये कोविड का पेंडेमिक पूरी दुनिया के अंदर है ही, है ना, और इंडिया में अभी सेकंड वेव चल रही है ना। तो डॉक्टर्स तो सब अपना जो भी मेडिकल साइंस के अंदर में जितनी रिसर्च है उसके अनुसार हॉस्पिटल्स तो सभी अपना तरफ से कर ही रहे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है मुझे जो लगता है कि वो है कि हमारी आम जनता को अभी इस समय प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय गवर्नमेंट वैक्सीनेशंस कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, लेकिन उसके अंदर में भी काफ़ी लोगों को बड़ी झिझक है वैक्सीन को लेकर के। अब बाहर से यूरोप से अमेरिका से कुछ रिसर्च आती है कि किसी के अंदर में क्लॉट हो गया। अभी लाखों आदमियों में अगर एक आदमी को क्लॉट हो भी जाए, उसके वर्सेज अगर आप कोविड का रिस्क कंपेयर करें, है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों पे न्यूज़ पे इन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके सरकार की हिदायत मानते हुए सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और जो भी कोविड प्रिवेंशन है वो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि कोविड का और पल्मोनरी का खिचड़ी का रिश्ता है, और जो कोविड वाले पेशेंट है थोड़ा सा सीरियस होने की तरफ जाते हैं तो पल्मोनरी लंग्स के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से भारी पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, कोविड जो है वो लंग का एक बड़ा ही सीरियस खतरनाक इन्फेक्शन है जिसके अंदर में दोनों ही लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट्स को इसके अंदर में ब्लड क्लॉट्स बनने का भी बड़ा रिस्क रहता है। लोगों ने वैक्सीन से तो क्लॉट का सुना है, लेकिन कोविड से क्लॉट का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ लंग्स के अंदर बल्कि ब्रेन में और हार्ट के अंदर भी क्लॉट्स बनते हैं, ये भी हमने काफ़ी देखा है। और पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके करके कई कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। तो ये काफ़ी एक खतरनाक बीमारी है और पेशेंट इसमें दूसरे निमोनियाज के कंपैरेटिवली जो ठीक भी होते हैं पेशेंट वो भी बड़े स्लोली ठीक होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है उनको। तो ये बिल्कुल हेल्थ केयर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है जो हम सब अभी फेस कर रहे हैं। डॉक्टर धनोका जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर हो भी जाए कोविड, पैनिक नहीं होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में अगर चलो कोई प्रॉब्लम आती भी है, थोड़ा बढ़ती भी है प्रॉब्लम, तो हमें बिल्कुल इजीली होकर और बिना किसी वहम के, क्योंकि आजकल जो बंदे के मन में है ना बहुत सारे डाउट्स हैं, पेशेंट्स ने पाल रखे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपकी कंडीशन वैसी वर्ष में जा रही है तो यू शुड ब्रीव यू डॉक्टर? यस, वो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए कोविड होता है ना, कोविड में जैसे गवर्नमेंट शुरू से कह रही है, कोविड में एक माइल्ड कोविड होता है, एक मॉडरेट और सीवियर कोविड होता है। जो कोविड के ज़्यादातर लोगों के अंदर में जैसे एक रूटीन आपको वायरल होता है, खांसी जुकाम बुखार ही होता है, वैसा ही होता है ना। अगर आपको सांस में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ऑक्सीजन अगर ठीक है ना, हम कट ऑफ लेते हैं 94% है, उससे ऊपर अगर आपकी ऑक्सीजन है तो आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो अगर आप माइल्ड केस हैं तो आपको विशेष रूप से इसके अंदर प्रभाव डालेगी, है ना। तो आपको सिर्फ घर पे ऑक्सीजन कोविड का टेस्ट करवाएं, कंफर्म करें, दूसरों को इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्वारंटाइन करें और उसके बाद में अपनी ऑक्सीजन रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। अगर आपको सांस में दिक्कत हो या अगर आपकी ऑक्सीजन डिप हो रही हो तो उस समय हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाएं और उस समय आगे का इलाज फिर हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करें। अभी हम क्या देखते हैं, दो तरीके के लोग देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल माइल्ड कोविड होता है, सेलिब्रिटी स्टाइल के लोग हैं, माइल्ड कोविड है लेकिन जाके हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में। और वो एक्चुअली में जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई कोविड के बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं इन सेलिब्रिटी पेशेंट्स, तो उनको तो घर पे रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ हमारे ऐसे भी पेशेंट है जो कि सुन करके जिनको अच्छा खासा कोविड हो गया, सीवियर कोविड हो गया, फिर भी वो घर में बैठे हैं। तो हमें दोनों ही एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। थैंक यू सर। डॉक्टर विक्रम जी, आप सेक्रेड हार्ट में पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं न्यूरो के डिपार्टमेंट में, क्या कहना चाहेंगे कि आज का एपिडेमिक जब कोरोना का पूरी तरह से हैवी है और उसके बीच में भी न्यूरो के पेशेंट्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो धन्यवाद इंटरव्यू के लिए। मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, यही है कि सेक्रेड हार्ट में हम काफ़ी समय से जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट चला रहे हैं और एज ए हॉस्पिटल जो पिछले 37 साल से इस एरिया के जो लोगों को सर्विस दे रहा है। तो न्यूरो सर्जरी वैसे भी चैलेंजिंग रहती है, बट इस पेंडेमिक में जो और भी चैलेंजिंग हो जाती है उसके 2-3 रीज़न है। एक तो ये है कि पेशेंट का यहाँ आने से पहले कई बार कोरोना होता है, और सेकंड है कि कई बार पेशेंट बाद में, जैसे मान लो घर चला गया उसके बाद कोरोना हो रहा है, तो जो ब्रेन की प्रॉब्लम के साथ साथ जब छाती खराब हो जाती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन भी कम पहुंचती है
और जो उसकी मतलब कॉम्प्लिकेशन हैं वो और बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, कोई समय था जब न्यूरो के जो पेशेंट है बहुत कम मोर्टेलिटी रेट, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने टेक्निक्स बनाई हैं, जैसे जैसे आजकल हर तरह की जो सर्जरीज आ गई हैं, अगर हम करें ब्रेन की बात करें तो जैसे पहले हम लोग एंजियोग्राफी करते थे, हार्ट की करते थे, तो आजकल वो ब्रेन में भी ऐसी सुविधाएं जो हैं शुरू हो गई हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ब्रेन में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। पहले नंबर पे तो जो हमारी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो माइक्रोस्कोपिक ऐसा यंत्र है जिससे छोटी चीज़ को आप बड़ा करके देख सकते हो, तो जो माइक्रोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी काफ़ी एडवांस हुई है। जैसे हम माइक्रोस्कोपिक जो है एन्यूरिज्म क्लिपिंग करते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डिस्क सर्जरी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक हम ब्रेन ट्यूमर निकालते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन ट्यूमर निकालते हैं। तो माइक्रोस्कोप का बेनिफिट क्या है कि वो हमें छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाता है, जिससे जो आसपास का ट्रॉमा कम होता है और आउटकम अच्छी होती है। तो हमारे पास जहाँ लेटेस्ट माइक्रोस्कोप अवेलेबल है और उस पर हम सारे ही प्रोसीजर लाइक क्लिपिंग, ब्रेन जो ट्यूमर सर्जरी, स्पाइन ट्यूमर सर्जरी और बाकी सारी जो लेटेस्ट सर्जरीज हैं कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब भी है, यहाँ पे हम जो है एंजियोग्राफी और इवन कॉइलिंग भी कर रहे हैं, और इवन कैरोटिड जो एंजियोग्राफी, कई बार क्या होता है गर्दन की नाड़ों में ब्लॉकेज आ जाता है जिसके कारण ब्रेन में पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो जो हम कैरोटिड एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पूरी टीम है। जो सेकंड और चीज़ है जो आउटकम को प्रभावित करती है कि जब एक्चुअली जो ब्रेन के भी काफ़ी सारे पेशेंट बुजुर्ग होते हैं, खास करके जो अधरंग के, तो उनमें कई बार ब्रेन के साथ साथ छाती की या किडनी की या हार्ट की समस्या भी होती है। तो हमारे पास जहाँ पूरी टीम है, जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, तो जब हम पूरी टीम उसको मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटर होते हैं। डॉक्टर पिंकी जी, आप सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं पिछले लंबे समय से दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट? आजकल जो एपिडेमिक है कोरोना का, और लोग थोड़ा सा प्रेगनेंसी से भी कतरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से डर तो है, लेकिन जो पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो जाती है उन्हें ध्यान रखना चाहिए वो घर के अंदर रहें, और जो लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हैं उनको और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो घर में अगर कोई भी रिलेटिव्स हैं जो बाहर जाते हैं घर के कामों के लिए, वो जब घर में आएँ वो अच्छे से नहा धो के आएँ, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके घर में भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अभी इतना कुछ नहीं बता सकते कि कुछ इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता बच्चे में, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप यहाँ पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और सैकड़ों की गिनती में इनफर्टाइल कपल्स को भी आपने संतान सुख की प्राप्ति कराई है, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो किसी समय पर अभिशाप मानी जाती थी, लेकिन आजकल जो इसके सिंपल रीजन के साथ कई बार मतलब जो लोगों को नॉलेज ही नहीं होती, कई बार थोड़ा थायराइड के साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स को सिंपल तरीके की चीज़ें बताने से ही उनको प्रेगनेंसी के डेज अगर हम बता देते हैं, और अगर थायराइड की प्रॉब्लम है उसकी ट्रीटमेंट से होता है। अभी पॉलीसिस्टिक ओवरीज काफ़ी कॉमन है यंग लोगों में, जो जितने भी यंग लोग आते हैं बहुत ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरीज कॉमन है उसमें, तो अगर वो उनका डायग्नोस हो जाता है और ट्रीटमेंट हो जाता है तो काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी अपने आप भी हो सकती है, नहीं तो सिंपल मेडिसिन लेके भी हो जाती है। मतलब ये हॉस्पिटल जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आप लोग जैसे सारी सर्जरीज कर रहे हैं यहाँ पर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और बच्चेदानी की जो है ऑपरेशंस भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान है लोगों के लिए, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है और आप लोग के पास हर तरह की फैसिलिटी है? हाँ जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए हमारा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे कार्डियक डॉक्टर भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं लेकिन अवेलेबल हैं, हमारे पास सर्जन्स बहुत अच्छे हैं, दो साथ में अगर हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है हर टाइम अवेलेबल हैं, एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छे हैं, इवन कार्डियक एनेस्थेटिस्ट जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कई बार पेशेंट बहुत सिक आते हैं और हमने रिवाइव होते भी देखे हैं।